यस, चैप्टर 12 जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ था, इन्वायरमेंट वाला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहले इसमें आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि हमें कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट तो करनी है, लेकिन उस ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमने उसके साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। यानी जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको इस ढंग से यूटिलाइज करना है कि प्रेजेंट जनरेशन की तो नीड पूरी हो, लेकिन आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है वो रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल रहे। तो इस ढंग से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Sustainable development is that process of economic development which aims at raising the quality of life of both present and future generation without threatening natural endowment and environment। किसी भी तरह से इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है, नेचर के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं करना है। सिर्फ क्या करना है कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको अच्छी तरह से मैनेज करना है, उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है। 1987 में ब्रूडलैंड जो है कमीशन था, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट is a development that meets the needs of present generation without, ध्यान से पढ़ो, without impairing, reducing the ability of the future generation to meet their own needs। कि प्रेजेंट जनरेशन की तो नीड पूरी करनी है, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखना है कि फ्यूचर जनरेशन जो है उसके लिए, किसी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज में किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। ठीक है, तो अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोसेस को देखते हैं तो हमें रिसोर्सेज, एंडोमेंट और एनवायरनमेंट के बारे में तीन बातें पता चलती हैं। पहले तो क्या, डाइवर्स क्रॉप्स ग्रोन ऑन लैंड विच लेड टू फॉल इन सॉइल फर्टिलिटी। कि हम क्या करें, डाइवर्स क्रॉप उगाई जाती थी जिससे क्या होता था, सॉइल की फर्टिलिटी, मिट्टी का उपजाऊपन जो है वो धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। दूसरा क्या पता चला, एक्सेसिव माइनिंग ऑफ आयरन, coal, gold, silver and extraction of crude oil has led to the depletion of their stock। फिर दूसरा क्या है, हमने इसमें एक्सेसिव में क्या किया है, माइनिंग की है, खदानों को खोदा है जिसमें से आयरन, कोल, कोयला, गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल जो है उसको हमने लगभग खत्म तक कर दिया, उनका स्टॉक खत्म। स्मोक एंड अदर इंजीरियस एमिशंस फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स विच लेड टू पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट। इतना धुआं छोड़ा जाता है व्हीकल्स का, ट्रांसपोर्ट का, फैक्ट्रीज का, जिससे क्या होता है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो गया। तो ये तीन अलार्मिंग फैक्ट थे। तो कॉम्पिटिटिव ग्रोथ प्रोसेस के लिए डेवलपमेंट ने एनवायरनमेंट को डिग्रेड किया, एनवायरनमेंट पोल्यूशन किया। अगर उस इन डिग्रेडेशन और उसको पोल्यूशन को हमें कंपनसेट करना है, ये हमारे पास एक चैलेंज है। तो हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो है उसको यूज किया गया और उसको प्रोपोगेट किया गया। प्लानर्स और पॉलिटिशियंस ने सिर्फ ग्रोथ पर ध्यान नहीं दिया, अब उन्होंने ये ध्यान दिया कि ग्रोथ के साथ साथ हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको भी मैनेज करना है। फिर आती है इसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहले सस्टेनेबल सस्टेन्ड राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। एक तो इनकम और इकोनॉमिक वेलफेयर जो है वो दोनों ही इंक्रीज हो गए। दूसरा, जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उसका रैशनल यूटिलाइजेशन होना स्टार्ट हो दिया। कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता कि नेचुरल रिसोर्सेज को आप बिल्कुल यूज ना करो, नहीं, आप उसको यूज करो लेकिन रैशनली यूज करो, उसको एक्सेसिव में यूज मत करो। एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड्स नॉट टू बी इम्पेयर्ड। अब फ्यूचर, आने वाली फ्यूचर जनरेशन को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनफ जो है वो रिसोर्सेज जो है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल करवाने हैं। इसलिए तो जब भी कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा ओकेजन आता है, गवर्नमेंट एक मौका नहीं छोड़ती ट्री प्लांटेशन का। इंडिपेंडेंस डे आया, कोविड था, स्कूल कुछ नहीं कर सकते, चलो जी
पौधारोपण करो, ट्री प्लांटेशन करो। कोई दिन आता है सरकार एक ही चीज करवाती है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पौधे लगवाती है। बच्चों की कोई वो निकलनी होती है या कोई एक्टिविटी होती है या कुछ होता है रैली वगैरह में, बच्चे क्या लेके जाते हैं, पौधे लेकर उधर मिनी सेक्रेटरीट तक जाते हैं, या मिनी सेक्रेटरीट से उनको एक एक पौधा मिलता है जो वो अपने घर लेके जाए। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट कर रही है कि नेचुरल एंडोमेंट जो है उसको कैसे सेव किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है चेक इन पोल्यूशन। पोल्यूशन पर सरकार पूरा ध्यान रखती है, और जो वो व्हीकल्स जिससे पोल्यूशन ज्यादा होता है तो उसके लिए क्या होता है, उनको फाइन भी पे करना पड़ता है, उनका चालान भी कटता है। सोशल कॉस्ट जो है वो किसी भी तरह से एक तरह से आप ये कह दो कि उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, सोशल कॉस्ट के कंसेप्ट को। सोशल कॉस्ट क्या होती है, जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सेस में यूज करने लगते हैं, तो वो जो उस प्रोडक्शन की जो वो कॉस्ट है, दैट इज कॉल्ड सोशल कॉस्ट, कि नेचर का कितना उसकी वजह से नुकसान हुआ। तो ये ध्यान रखा जाता है किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी की वजह से सोशल कॉस्ट जो है उसका लॉस क्या हो, मिनिमम। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज, क्या क्या योजनाएं बनाई गई हैं। कहता है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ ये नहीं बताता कि कैसे ग्रोथ के प्रोसेस को बढ़ाना है या डेवलपमेंट करना है या इसको एलिमिनेट कर दो, सिर्फ रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो। वो तो ये बताता है कि प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए जो जो चैलेंजेस हैं उसको कैसे दूर किया जाएगा, कैसे अचीव किया जा सकता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो क्या स्ट्रेटेजी बताई, सबसे पहले उसने कहा इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, यानी कि हमारे पास जो प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी है, जो मीन्स है वो एफिशिएंट होनी चाहिए, यानी आउटपुट मैक्सिमम हो और रिसोर्सेज पर जो स्ट्रेस जो है वो कम से कम हो पर यूनिट के प्रोडक्शन पर। दूसरा, इको फ्रेंडली रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे एलपीजी है, सीएनजी है, ठीक है, ये फ्यूल्स जो है इसको यूज करना चाहिए, और इसको मैक्सिमम में पेट्रोल डीजल की बजाय जो है, अगर कार है, एक्टिवा है, तो क्यों ना ऐसे वाले यूज की जाए जिसमें सीएनजी जो है उसकी किट लग जाती है। इससे क्या होगा कि कार और जो पेट्रोल और डीजल है वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एमिट करते हैं, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बढ़ता जाता है। तो ये वाले जो है ये कम करेंगे, और इससे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। रूरल एरियाज में लोगों को लकड़ी जो है, वुड जो है वो एज ए फ्यूल यूज करते हैं, तो इसके लिए उनको डिस्करेज करना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन और अनवारंटेड डिग्रेडेशन रिसोर्सेज का नहीं करना चाहिए। गोबर गैस प्लांट जो है वो गांव में एज ए डोमेस्टिक फ्यूल जो है वो उनको यूज करवानी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, या उनको फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो हमारा गांव के विकास का है उसको शहर के साथ जोड़ के चलना है, एक प्रॉपर उसको प्लानिंग देके चलनी है कि गांव को कैसे और ज्यादा डेवलप किया जाए। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज जो है वो गांव में इतनी हो जाए कि वो शहरों में माइग्रेट ही ना करे, ताकि शहरों में अर्बनाइजेशन के लिए फिर ज्यादा बर्डन पेड़ों पर जो है वो ना डाला जाए। ठीक है। अगर रूरल और अर्बन माइग्रेशन जो है वो चेक होगा तो ट्रांसपोर्ट की नीड जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी। फिर आता है कन्वर्ट सनलाइट इनटू सोलर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। देखो पहले उसने क्या कहा, जो सनलाइट सूरज की जो रोशनी है उससे एनर्जी बनाई जाए, फिर उस एनर्जी को क्या किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाए। कहते हैं इंडिया में अबंडेंट क्वांटिटी में सनलाइट जो है वो अवेलेबल है, एक बड़ा सोर्स है हमारे पास। सनलाइट जो है वो इको फ्रेंडली होने के साथ साथ नॉन एग्जॉस्टेबल है, कभी खत्म नहीं होने वाली है। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो नो, अभी एक ये ड्रीम नहीं है, टेक्नोलॉजी जो है वो अभी उसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी का इनोवेशन किया जा रहा है। सोलर एनर्जी तो बन गया, लेकिन उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो अभी थोड़ी सी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोसेस को अपनाकर उसको ठीक किया जाएगा ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में जनरेट हो। शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो है, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो क्रॉप का आउटपुट तो बढ़ा देते हैं लेकिन सॉइल की फर्टिलिटी को खत्म कर देते हैं। तो इस प्रोडक्शन कैपेसिटी को सेव करने के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें क्या करनी चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करनी चाहिए, क्योंकि इससे हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है फूड, और हमारे इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन भी नहीं होता।
नेक्स्ट क्या स्ट्रेटेजी है, वेस्ट को मैनेजमेंट करना चाहिए। अब इस वेस्ट मैनेजमेंट के लिए तो अब देखो, आप इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत सारे एफर्ट कर रही है क्लीन इंडिया मिशन के लिए। रोज सुबह जो है वो आपका गार्बेज उठाने के लिए एक ट्रॉली जो है या एक वैन कैब जो भी है वो आती है, उसमें ग्रीन और ब्लू कलर के अलग अलग बॉक्स भी होते हैं कि जो आपका गार्बेज वेट है या जो आपका ड्राई गार्बेज है उसको अलग अलग में किया जा सके, ताकि फर्दर उसकी रिसाइकलिंग जो है वो इजी हो सके। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरे स्टेप उठा रही है। क्या हम अपने इन्वायरमेंट के लिए उतने अवेयर हैं? क्या हम इस चीज पर ध्यान देते हैं? रास्ते में जा रहे हैं, पैकेट लिया, लेस का कुरकुरे का रैपर वहीं फेंक दिया, चॉकलेट का ही रैपर वहीं फेंक दिया, तो हम कितने अवेयर होंगे? सरकार तो अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन जब तक जनरल पब्लिक अवेयर नहीं होगी तब तक फिर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव जो है वो कहाँ से ले पाएंगे? आप जा रहे हो, रास्ते में टैप चल रही होती है, इतनी जहमत नहीं उठाते कि उठा के टैप बंद कर दें। क्यों? बेइज्जती हो जाएगी, आसपास के लोग देखेंगे, मेरे घर का पानी थोड़ी बह रहा है। अरे भाई इतना तो सोच लो, रिसोर्सेज तो नेचर के वेस्ट जा रहे हैं। कहीं से आए, देखा अपने कमरे में से निकले हैं, लाइट और पंखा चल रहा है तो चल रहा है जी, बंद नहीं करना। वो घर बाद में मम्मी जाएंगे जब रूम में, तब वो स्विच ऑन करेंगे, टीवी चलता छोड़ के अपना निकल चलती हैं। चार्जर जो है वो हमेशा उसके सॉकेट में लगा रहता है, उसका पॉइंट ऑन रहता है, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे वेस्ट जाती है। बात ये नहीं होती कि ज्यादा कितनी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट जा रही है, चार्जिंग कितना उठा लेती है, लेकिन रिसोर्सेज की वेस्टेज तो हो रही है। बूंद बूंद से सागर बनता है, तो थोड़ा सा प्लीज खुद भी अवेयर होंगे, तभी गवर्नमेंट के स्टेप जो है वो सक्सेसफुल बनेंगे आपके लिए। और हमारे लिए ही गवर्नमेंट ये स्टेप उठा रही है, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट को तो बेनिफिट नहीं है, पूरी कंट्री का ही बेनिफिट है ना। तो थोड़ा सा आप भी उस चीज के लिए सोच के चलिए। तो वेस्ट जो है उसको अच्छी तरह से मैनेज करने, रिवर्स और स्ट्रीम्स में जो है उसको गार्बेज को ना फेंका जाए, इस चीज के लिए हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज पूरा ध्यान रखें, इसको सिस्टमेटिकली मैनेज किया जाता है। इसलिए हाउस होल्ड और इंडस्ट्री से गार्बेज कलेक्ट करने के लिए अब कैब वगैरह वैन वगैरह जो है वो भेजी जाती है। और लास्ट क्या है इसमें कि ऐसे व्हीकल्स जो केमिकल्स इफ्लुएंस सबसे ज्यादा छोड़ते हैं, तो उन व्हीकल्स को प्रॉपर चेक होना चाहिए। इसलिए तो पोल्यूशन का जो है वो एक डॉक्यूमेंट बनता है, कार्ड बनता है। जिस कार के पास वो नहीं होता तो उसका क्या काटा जाता है, चलान काटा जाता है, उसको फाइन पे किया जाता है। तो गवर्नमेंट जो है अपने लॉ जो है जो कानून बनाती है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करे कि जो इस तरह से एनवायरमेंट पोल्यूशन कर रहे हैं, चाहे व्हीकल्स हैं चाहे फैक्ट्रीज हैं, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें थी इसमें। और भी दिया हुआ है, 2 पॉइंट और दिए हुए हैं। अवेयरनेस टू कंजर्व नेचुरल एसेट्स फॉर इंटर जनरेशनल इक्विटी। क्या करना है भाई अभी इसमें क्या बताया गया है कि लोगों में जागरूकता पैदा की जाए कि किस तरह से नेचर को हार्म होने से बचाया जा सके, लोगों को बताओ। तो इसमें क्या है, प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन जो है उनके लिए रिसोर्सेज कैसे बचाए जाएं, इसके लिए लोगों को अवेयर करना चाहिए कि ट्रीज जो है वो हमारे एसेट्स का काम करते हैं, हमें अपने इन्वायरमेंट को खुद बेनिफिट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए हमें सेव करना है। और ये जो है मैक्रो लेवल पर होना चाहिए, नेशनल लेवल पर होना चाहिए, सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं। आपकी लोकेलिटी में 4-5 घरों ने सफाई कर ली, अपने आसपास का एरिया साफ रख लिया, तो ये नहीं, पूरे पूरे मैक्रो नेशन लेवल पर ये प्रोसेस जो है, ये जो मूवमेंट है वो चलना चाहिए। और चिपको और एपिको मूवमेंट मैंने पीछे भी बात की थी, ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। साउथ साइड में लोगों ने पेड़ों को काटने से रोकने के लिए क्या कर लिया था, ट्रीज को हग कर लिया था, गले लगा लिया था, आगे अड़ गए थे कि हमें काट दो लेकिन ट्रीज मत काटो, क्योंकि ये नेचुरल एसेट्स हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, हमारे लिए भी। तो इस तरह के मूवमेंट जो है वो बहुत ही अप्रिशिएबल हैं और इन्वायरमेंट को भी सेव करने में काफी हेल्प करते हैं। पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाए, हर कोई अपने प्राइवेट व्हीकल लेके बाहर ना निकले। अब दिल्ली में जो है वो सबसे ज्यादा ट्रैफिक क्यों मिलता है, क्योंकि दिल्ली में हर घर में कार है और सुबह सुबह सारे अपनी जॉब पे जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस का यूज नहीं करते, वो अपनी अपनी कारों में जाते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो है ना, अब मैं कहती हूँ एक गली से दूसरी गली का रास्ता है ना, उसमें भी इतना ट्रैफिक लग जाता है कि 15 मिनट लग जाते हैं। एक स्टॉपेज पे आप आइए रेड लाइट के सिग्नल पर,
दूसरे की ग्रीन लाइट तक में देखिए आपको कितना बड़ा डिस्टेंस जो है वो आपको ट्रैफिक का मिलता है। खड़े 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 वहां पर थक जाते हैं। दिल्ली का तो इससे ज्यादा तो कोई एक्सपीरियंस किसी ने नहीं छोड़ा होगा कि ये ट्रैफिक वाला तो सबने एक्सपीरियंस किया हुआ है। क्यों, स्कूल की तरफ से जितने भी ट्रिप जाते हैं हम ये दिल्ली का देखते ही है। 99% जो है वो लोगों ने दिल्ली का जो ट्रैफिक जो है उसको एक्सपीरियंस किया हुआ है कि दिल्ली में कितना ट्रैफिक होता है। तो पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है ऑटो हो गए, जैसे इकट्ठे बैठ के उसमें एक साथ 8-10 लोग बैठ सकते हैं, उसको कर लो। कैब कर लो, या फिर आपकी मेट्रो जाती है, या ये बसेस जाती हैं। तो मतलब इस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज किया जाए कि इसके बजाय हर कोई अपना प्राइवेट व्हीकल लेके ले उठाई एक्टिवा और निकल पड़े। यहाँ से यहाँ तक जाना तब भी एक्टिवा पे निकलेंगे। तो थोड़ा सा इन्वायरमेंट के लिए खुद अवेयर होंगे तभी दूसरों को अवेयर कर पाएंगे। ठीक, तो इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो डेली लाइफ की एक्टिविटी है। ये एक प्रोसेस है जिसे गवर्नमेंट जो है वो पूरा करने में लगी हुई है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस इस चीज के लिए होनी चाहिए। एज ए प्रोड्यूसर, एज ए कंज्यूमर लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हम रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज करें। फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को सेव करना एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हर किसी को है। दूसरा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा इसमें मॉनेटरी कॉस्ट भी बहुत होती है, रियल कॉस्ट सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि सोसाइटी को बेटर बनाना है तो आपको रियल एफर्ट करने ही पड़ेंगे। ठीक, तो ये था आपका चैप्टर जो हो गया कंप्लीट। अब इंडियन इकोनॉमी का एक लास्ट चैप्टर रह गया, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। इस चैप्टर में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने के 100% चांसेस हैं, क्योंकि ये अकेला चैप्टर 6 मार्क्स का है। तो 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन, एक 4 मार्क्स का और 2 1-1 मार्क्स के, या 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, कोई भी क्राइटेरिया वो कर सकते हैं। लेकिन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं साथ ही साथ देखो, ताकि आपका कंसेप्ट वहीं पर क्लियर हो जाए। ठीक, तो आज के लिए यही इतना था। कल स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। ये होने के बाद सिर्फ मैक्रो के 3 चैप्टर रह जाएंगे, और उन मैक्रो के 3 चैप्टर्स के लिए मुझे लाइव जूम पे क्लास लेनी पड़ेगी। तो प्लीज ग्रुप में एक टाइम ऐसा मैनेज करना जिसमें सभी बच्चे जो हैं वो क्लास अटेंड करें। 20 बच्चे आके क्लास अटेंड करेंगे उस जूम का फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ उसके, चलो ये तो थ्योरी वाले चैप्टर थे, इनके वीडियो से चल गया, अदरवाइज मैं उसका भी यही करूंगी, ब्लैक बोर्ड पे मैं करवाती जाऊंगी और वीडियो बनाती जाऊंगी। वो तुम्हें बेटर लगता है तो वो कर दूंगी मैं काम, लेकिन जितना मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो, इसलिए जूम पर वो 3 चैप्टर की लाइव क्लास लेना चाहती हूँ। मुझे टाइम बता दो जिस पर सारे मैनेजेबल हो अच्छी तरह से, सबके पास फोन की फैसिलिटी हो, नेट की प्रॉब्लम ना हो। अर्ली मॉर्निंग का रखोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि सुबह सुबह नेट की भी कोई सर्वर की प्रॉब्लम नहीं आती है, कनेक्टिविटी के कोई इश्यूज नहीं रहते हैं। तो वट एवर जो भी आपका हो, मुझे ग्रुप में जो है, व्हाट्सएप ग्रुप है जो है आपका बना हुआ है क्लासेस का, उसमें मैसेज कर देना। ओके।